Hello everyone, am I audible to all of you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. चलो पहले आप लोग पूछो, अगर कोई भी डेट है तो डाउट है तो फिर मैं आगे बताती हूँ आज का शेड्यूल क्या है, कैसे करना है आज हमने। ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट हो? कोई डाउट नहीं है? ठीक है, चलो फिर सबसे पहले जब मैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ाती हूँ ना, मैं आपको एक चार्ट करवाती हूँ व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। जो भी मुझे अच्छे से आंसर कर सकता है, जिससे सारे पॉइंट्स याद हो, प्लीज रेज योर हैंड्स। जो मुझे व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट के सारे पॉइंट्स बता सकता है। नहीं तो फिर मेरी मर्जी है, मैं किसी से भी पूछूंगी। राधिका बताओ। मुझे मेरे वाला चार्ट ही सुनिए। कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन कौन से सेक्शन में गिवन है? सिर्फ राधिका आंसर करेगी। कॉन्ट्रैक्ट में क्या दो चीजें चाहिए? मुदित, वेरी गुड। अग्रीमेंट में क्या दो चीजें चाहिए? प्रॉमिस एंड कंसिडरेशन। प्रॉमिस में क्या दो चीजें चाहिए? प्रॉमिस में क्या बनता है? एक पर्सन का राइट, एक पर्सन की ड्यूटी। अग्रीमेंट में क्या बनता है? दोनों लोगों के राइट्स एंड ड्यूटीज। और कॉन्ट्रैक्ट में क्या बनता है? लीगल राइट्स एंड ड्यूटीज। बच्चे, मुझे जो हमने चार्ट बनाया ना, आपके दिमाग में वो पिक्चर फिट होनी चाहिए और मुझे एग्जैक्ट वो चीज चाहिए आपसे। हम नेक्स्ट लेवल ऑफ तैयारी कर ही नहीं पाएंगे जब तक हम सब लोग सेम पेज पे नहीं आएंगे। राधिका, वेरी पुअर परफॉर्मेंस, मैं बिल्कुल नहीं चाहती अगली क्लास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ के 10 पॉइंट्स कौन कौन बता सकता है? जो 70-80% भी कॉन्फिडेंट है ना, रेज योर हैंड्स। और हम मेहनत करेंगे, ट्राई करेंगे सब लोग। ओके, ऑनलाइन स्टूडेंट्स में से भी एक है मुदित, वन मोर। और कौन ट्राई कर सकता है? वेरी गुड, लखविंदर। एक लखविंदर के आगे एक स्टूडेंट बैठा है साहिल के साथ। एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ के पॉइंट्स बताओ, क्या क्या पॉइंट्स एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ? बंद करके कॉपी। कम से कम 2 पार्टी चाहिए। कौन से केस में बताई गई ये बात? रमन लालन कंपनी, गुजरात सेल टैक्स अथॉरिटीज। गुजरात में जो सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट था उसके साथ केस हुआ था, उसमें रमन लालन कंपनी सेकंड पार्टी थी। पहला पॉइंट है एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ का, कम से कम 2 पार्टीज होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट, कौन से केस में बताया गया? उसमें बोला गया, एक और वर्ड दिया गया था, नया वर्ड, कि ये वाले अग्रीमेंट्स होते हैं ये वॉइड होते हैं, ये वैलिड नहीं बन सकते। सोशल अग्रीमेंट्स, दे आर नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। नोट मत बताओ, इससे अच्छा तो नोटबुक, मेरे सामने नोटबुक देख रहे हैं। मैं ब्लाइंड थोड़ी हूँ, ब्लाइंड मुझे दिख रहा है कि तो नोटबुक देख रहे हैं। थर्ड पॉइंट, मनवीन, थर्ड पॉइंट। वेरी गुड, कंसेंसस एट आइटम होना चाहिए। कंसेंसस एट आइटम को लेमैन की लैंग्वेज में क्या बोलेंगे? सेम थिंग, मैनर इन द माइंड्स ऑफ बोथ द पार्टीज। फोर्थ पॉइंट, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। पॉसिबिलिटी किस किस पर्सपेक्टिव से देखते हैं? लीगल एंड फिजिकल। कब कब देखते हैं? अगर इनिशियल लेवल पे ही इम्पॉसिबल हो, किस टाइप का अग्रीमेंट बनेगा? वॉइड एब इनिशियो। वेरी गुड, वो शुरू से ही वॉइड है, वो कभी वैलिड बन ही नहीं सकता। और अगर सब्सिक्वेंट लेवल पे इम्पॉसिबिलिटी हो, पहले पॉसिबल था बाद में इम्पॉसिबल हो गया, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है, वॉइड का मतलब होता है नल, जिसकी लीगली कोई वैल्यू ही नहीं। तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब जो चीज पहले कभी कॉन्ट्रैक्ट बन गई थी, बाद में कोई इम्पॉसिबिलिटी की वजह से वॉइड हो गई। जैसे एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया कि कोई पर्सन है मिस्टर रिच, उसने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि आप मेरा पोर्ट्रेट बनाओ। पेंटर ने बोला कि मुझे 10 सिटिंग लगेंगी, 10 बार आप मेरे ऑफिस आना 1-1 घंटे के लिए और मैं आपका पोर्ट्रेट बनाऊंगा। 2 सिटिंग्स के बाद जो पेंटर था उसका एक्सीडेंट हो गया और वो हैंडीकैप्ड हो गया।
अब ये किस टाइप का कॉन्ट्रैक्ट है? इट इज वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। पहले ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था, बट बिकॉज ऑफ सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, बाद में इम्पॉसिबल हो गया इसे परफॉर्म करना, ये क्या बन गया? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन गया। आगे से आप लोग लेट अलाउड नहीं होंगे, मैं लास्ट रिमाइंडर दे दूंगी। नेक्स्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, हमें और क्या चाहिए किसी भी अग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए? एग्जाम्पल कौन सी की हुई है हमने? वेरी गुड। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, जो एक स्पेसिफिक लॉ है, वो हमेशा जनरल एक्ट को सुपरवाइज करेगा, सुपरसीड करेगा, ओवरराइड करेगा। बिल्कुल ठीक है। तो हम चार्ट रिवाइज कर रहे हैं। पहला चार्ट था, सब दिमाग में इमेज ओपन करो, व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट? कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन बताई गई 2 सबसेक्शन एच। कोई भी अग्रीमेंट जो कि एनफोर्सेबल बाय लॉ हो, वो बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट में लीगल राइट्स एंड ड्यूटीज बनती हैं। अग्रीमेंट के बारे में बोला गया कि कोई भी प्रॉमिस जिसके बीच में कंसिडरेशन जुड़ जाए, वो बन जाता है अग्रीमेंट। अग्रीमेंट मतलब जिसमें दोनों पार्टीज के राइट्स एंड ड्यूटीज बनते हैं, इसमें रेसिप्रोकल प्रोमिसेस बनते हैं। देन प्रॉमिस का मतलब होता है ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। जब ऑफर एक्सेप्ट हो जाता है तो बन जाता है प्रॉमिस, एक पर्सन का राइट और एक पर्सन की ड्यूटी। ऑफर में भी 3 चीजें आती हैं। हमने जब ऑफर का चार्ट पढ़ा तो हमने 3 वर्ड याद किए, SWI। जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को सिग्निफाई करे उसकी विलिंगनेस कि मेरी इंटेंट है तुम्हारा असेंट लेना, तो हम लोग कहते हैं कि क्या बन गया? ऑफर बन गया। अगर किसी चीज में सिग्निफाई भी किया है, विलिंगनेस भी है, पर इंटेंशन मिसिंग है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? वेरी गुड, इनविटेशन टू ऑफर। वो तो ऑफर से भी पहले की स्टेज है। तो इसी चार्ट को थोड़ा सा और एक्सटेंड भी कर सकते हो। अगर सिर्फ सिग्निफाई प्लस विलिंगनेस है दिख रही है, तो वो चीज एक इनविटेशन टू ऑफर थी। जब उसमें इंटेंशन जुड़ गई कि मुझे सामने वाले का असेंट चाहिए, वो चीज क्या बन गई? ऑफर बन गई। ठीक है। सेकेंड चार्ट हम लोगों ने किया, व्हाट इज एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ। कैसे पता चलता है कि कोई अग्रीमेंट को लॉ की प्रोटेक्शन मिल गई? तो आपके दिमाग में खुलना चाहिए कि इसके भी 2 पॉइंट्स हैं। इसका पहला पॉइंट है कुछ जनरल पॉइंट्स जो कि कहीं पे लिखे नहीं हुए, बट हम लोगों ने इन्फर किए। और इसका दूसरा पॉइंट है सेक्शन नंबर 10 की रिक्वायरमेंट्स। जनरल पॉइंट्स हमने अभी रिवाइज किए। पार्टीज की इंटेंशन होनी चाहिए लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने की, कम से कम 2 पार्टीज होनी चाहिए, उनके बीच में सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग, कंसेंसस एंड आइटम होना चाहिए, कंप्लायंस विद अदर लॉज हो, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। फिर हमने पढ़ा कि ऑल अग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट इफ दे आर एंटर्ड इनटू बाय फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज हु आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट फॉर लीगल कंसिडरेशन, लीगल ऑब्जेक्टिव, अनलेस डिक्लेयर्ड वॉइड बाय लॉ। ये हो गया हमारा सेकेंड चार्ट। हमारा थर्ड चार्ट था टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट किस किस टाइप का होता है? सबसे आसान चार्ट अब तक था। इसमें एक था वैलिडिटी, फॉर्मेशन के बेसिस पे किस किस टाइप का कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो फॉर्मेशन के बेसिस पे पहला कॉन्ट्रैक्ट जिसमें वर्ड्स का यूज किया गया, चाहे ओरल चाहे रिटन। सेकेंड जिसमें पार्टीज के कंडक्ट या एक्शन के बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट बना, इसका और क्या नाम है? टेसिट कॉन्ट्रैक्ट। टेसिट कॉन्ट्रैक्ट की कोई एग्जाम्पल? बस वाली दे सकते हैं, एटीएम वाली दे सकते हैं, कुली वाली दे सकते हैं, तीनों एग्जांपल्स हैं। थर्ड टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है कॉजी कॉन्ट्रैक्ट। कॉजी कॉन्ट्रैक्ट को अच्छे से कौन डिफाइन करेगा? पलक, ऑनलाइन स्टूडेंट। पलक, आप मुझे बताओगे कॉजी कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं? Ma'am, quasi contract are those contract which are imposed by law, and quasi contract are like contract. वेरी गुड, परफेक्ट है। कॉजी कॉन्ट्रैक्ट कैसे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो कि लॉ ने हमारे ऊपर इम्पोज किए हैं। लॉ ने बोल दिया कि ये काम करना है, इसमें कोई ऑफर नहीं था, कोई एक्सेप्टेंस नहीं थी, कोई कंसिडरेशन नहीं थी, पर जो राइट्स एंड ड्यूटीज हैं बिल्कुल एक कॉन्ट्रैक्ट के जैसे हैं। कॉजी वर्ड का मतलब ही क्या होता है? लाइक अ कॉन्ट्रैक्ट, जो कि कॉन्ट्रैक्ट के जैसा है। लास्ट पॉइंट हमने किया था ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट। सेकेंड टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स आए हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी। गवर्नमेंट ने बोला टैक्स पे करना है। नेक्स्ट पॉइंट आया हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी। एक आता है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जिसने सारे रूल पूरे कर दिए। सेकंड टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आता है वॉइड अग्रीमेंट, जो कि शुरू से ही वॉइड है, इसका नाम है वॉइड एब इनिशियो। थर्ड टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आता है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, जो कि पहले वैलिड था बाद में वॉइड हो गया। एक आता है वॉइड टेबल कॉन्ट्रैक्ट जिसमें बाकी सब कुछ तो है पर कंसेंट जो है फ्री कंसेंट नहीं।
इस वजह से एक पर्सन के पास पावर है, वो इसे वैलिड भी बना सकता है, वॉइड भी बना सकता है, पर दूसरे पर्सन के पास ऐसी कोई भी पावर नहीं है इसका, जिसका कंसेंट फ्री नहीं था। ठीक है, मतलब कि मान लो एक टीचर ने स्टूडेंट को बोला अगर आप मुझे अपनी कार 50% डिस्काउंट पे दोगे तो मैं आपको पास कर दूंगी, तो प्रेशर में बच्चे ने अपनी गाड़ी सेल कर दी। तो इस केस में अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ है, मैंने आप लोगों को मेंटली थ्रेटन किया और आपने डर के कि नहीं तो हम फेल हो जाएंगे, अपनी गाड़ी मुझे 50% डिस्काउंट पे दे दी। इस केस में जो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है एट द एंड ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट चाहे तो इसे वैलिड भी बना सकता है, वॉइड भी बना सकता है, मेरा कंसेंट तो फ्री है, मेरे पास से पावर नहीं। ठीक है, एक होता है इलीगल कॉन्ट्रैक्ट जिसमें बाकी सब कुछ ठीक है पर ऑब्जेक्टिव लीगल नहीं है। एक होता है अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट, बाकी सब कुछ ठीक है बट कंप्लायंस विद अदर लॉज हमने नहीं की। देन ऑन द बेसिस ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, हमारे पास दो तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूटेड। एग्जीक्यूटेड में सारी पार्टीज ने अपनी ड्यूटी पूरी कर दी है, एग्जीक्यूटरी में पेंडिंग है। एग्जीक्यूटरी फर्दर दो तरह का होगा, यूनिलेटरल, बाइलेटरल। यूनिलेटरल में एक पार्टी की ड्यूटी पेंडिंग है, बाइलेटरल में दोनों की ड्यूटी पेंडिंग है। वेरी नाइस। थर्ड चार्ट है हमारा व्हाट इज एन ऑफर, सबसे इंपॉर्टेंट चार्ट अब तक का। ऑफर के बारे में हम जितने भी रूल पढ़ेंगे सारे हमें बताए गए हैं 2 सबसेक्शन ए में। ऑफर को और हम बोलते हैं प्रपोजल, जो पर्सन ऑफर देता है उसे बोलते हैं ऑफरर, जिसे ऑफर मिलता है उसे बोलते हैं ऑफरी। सिमिलरली इसे प्रपोजर या प्रपोजी भी बोल सकते हैं। देन इसकी 3 चीजें हमने याद करनी है। एक हमने याद करना है कि ऑफर का मतलब क्या है, फिर ऑफर के रूल्स याद करने हैं और ऑफर की टाइप्स समझनी है। ऑफर का मीनिंग याद करने के लिए हमने छोटी सी ट्रिक बनाई, SWI। When one person signifies to another his willingness to do something or not to do something with an intent to obtain assent of other party, he is said to have made an offer। इन 3 वर्ड से पूरी डेफिनेशन बन गई होगी, जिसको डेफिनेशन समझ आई हुई है। इसी डेफिनेशन से 2 रूल भी निकला है। पहला रूल ये निकला कि इनविटेशन टू ऑफर इज नॉट इक्वल टू ऑफर। जो इनविटेशन टू ऑफर होता है इट प्रीसीड्स अ जनरल ऑफर, ये ऑफर से पहले की स्टेज है। जो इनविटेशन टू ऑफर होता है उसमें पार्टी की जो इंटेंट होती है वो होती है एक जनरल इंक्वायरी करना, उसमें इंटेंट होती है ऑफर इंड्यूस करना। इसमें इंटेंट ये नहीं होती कि काश सामने वाला अपना कंसेंट दे दे, मेरी बात मान जाए, इसमें इंटेंट होती है कि वो हमें ऑफर दे। इसकी बेस्ट एग्जांपल है मेन्यू कार्ड एंड प्रोस्पेक्टस। बुक से पढ़ा आप लोगों ने ये? पक्का पढ़ा है बुक से? अच्छे से और अच्छे से समझ आ गया होगा इनविटेशन टू ऑफर। ठीक है, ये हमें बताया गया था इन द फेमस केस लॉ हार्वे वर्सेस फेसी में बताया गया कि इनविटेशन टू ऑफर और ऑफर डिफरेंट चीजें हैं। सेकेंड चीज आई हमारे पास कि ऑफर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि हमने जब डेफिनेशन पढ़ी उसमें हमने बोला व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग। कुछ करने को भी बोल सकते हैं ऑफर, कुछ ना करने को भी बोल सकते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दी थी कि अगर डोमिनोज अपने कंपेटिटर को बोले कि किसी और को कि आप पिज्जा का शोरूम मेरे ऑफिस के आसपास मत खोलना, दैट इज नॉट टू डू समथिंग, कुछ ना करने के लिए हम ऑफर दे रहे हैं। थर्ड रूल आया था हमारे पास ऑफर के बारे में, ऑफर में भी कंडीशनल। तुम ऑफर में दुनिया भर की कोई भी कंडीशन लगा सकते हो, तुम टाइम की कंडीशन लगा सकते हो, तुम स्पेसिफिक मोड की कंडीशन लगा सकते हो, बट देयर कैन नॉट बी अ कंडीशन द नॉन कंप्लायंस ऑफ विच अमाउंट्स टू एक्सेप्टेंस। ऐसी कोई कंडीशन नहीं लगा सकते कि अगर आपने ऐसा नहीं किया फिर भी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। कुछ ना करने के लिए हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते। नेक्स्ट पॉइंट आया हमारे पास, इसमें 4th रूल लिखोगे, ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड। ऑफर के रूल्स में आप लोगों ने 3 रूल्स लिखे हुए हैं, 4th रूल लिखोगे ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड। इसी चीज को लिखने का एक और तरीका है, और ऑफरी मस्ट हैव नॉलेज ऑफ ऑफर बिफोर एक्सेप्टेंस। ऑफरी को ऑफर के बारे में एक्सेप्टेंस से पहले पता होना चाहिए। बच्चे मान लो मैं आईफोन लेने गई, मैंने 2 लाख रुपए दिए और मैंने आईफोन 16 खरीद लिया। जब मैं वापस आई तो मेरे ब्रदर ने मुझे बोला
कि तुमने ऑफर क्यों नहीं अवेल किया, कि एक तो ऑफर चल रहा था आजकल आईफोन के साथ एयरपॉड्स फ्री मिल रहे हैं, तो क्या अब मैं बाद में जाके उन्हें बोल सकती हूँ कि मुझे इसके साथ जो एयरपॉड्स का ऑफर चल रहा है वो दो? ऑफरिंग कब ऑफर अवेल कर सकता है, कोई भी चीज का फायदा वो कब ले सकता है, कोई भी रूल उसके ऊपर कब लगेगा, अगर वो चीज कब पता थी उसे बिफोर एक्सेप्टेड, कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले। अगर मेरा भाई मुझे पहले ही बता देता, जब मैं फोन खरीदने जाती मैं कंपनी को बोलती कि आईफोन के साथ एयरपॉड्स फ्री मिल रहे हैं, मैं ऑफर अवेल कर सकती थी। बट अगर मुझे कोई चीज कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद पता चल रही है, मैं तब थोड़ी बोल सकती हूँ कि मुझे आप इसका फायदा दो, वो फिर थोड़ी मेरे ऊपर रूल अप्लाई होगा। जैसे कि एक बार क्या हुआ, एक पर्सन का ना बेटा घर से भाग गया, लेट्स से कोई ये मिस्टर शुक्ला है, एंड मिस्टर शुक्ला का बेटा घर से भाग गया। तो मिस्टर शुक्ला ने फटाफट से अपने एम्प्लॉय को बोला कि जाओ तुम इसे ढूंढ के लाओ, कि घर के आसपास देखो, बस स्टैंड वगैरह पे देखो, ट्रेन के आसपास देखो, अगर कहीं पे भी ये मिले इसे ढूंढ के लाओ। उसका एम्प्लॉय उसे ढूंढने चला गया। एक दो दिन तक एम्प्लॉय भी नहीं वापस आया, वो उसे ढूंढ ही रहा है कि पता नहीं कहाँ चला गया लड़का। तो पीछे से मिस्टर शुक्ला ने ना न्यूज़पेपर में एक ऐड दी कि जो भी पर्सन मेरे बेटे को ढूंढ के लाएगा मैं उसे 50,000 रुपए का इनाम दूंगा। तो ये जो एम्प्लॉई है, इसने भी रास्ते में वो एडवर्टीजमेंट पढ़ ली और भी और मोटिवेटेड हो गया। कहता मेरे एम्प्लॉयर ने तो पहले ही बोला था कि बेटे को ढूंढ के लाओ, अब अगर मैं ढूंढ लाऊंगा तो एक तो एम्प्लॉयर खुश भी हो जाएगा और 50,000 रुपए भी मिल जाएंगे, अभी और ज्यादा मेहनत करने लग गया। तो फाइनली इसने बेटे को ढूंढ लिया और बेटे को ढूंढ के घर वापस चला गया। अभी मिस्टर शुक्ला को कहता कि मैंने कार्लिन वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल पढ़ा हुआ है, मुझे पता है कि एक चीज होती है जनरल ऑफर। कहता जब आपने न्यूज़पेपर में ऐड दी, आपने क्या दिया, मुझे एक जनरल ऑफर दिया कि जो भी पर्सन मेरे बेटे को ढूंढ के लाएगा उसे मैं 50,000 रुपए दूंगा। तो कहता मैंने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट बन गया, तो अब आपको मुझे 50,000 रुपए देने पड़ेंगे। तो मिस्टर शुक्ला कहते कि नहीं, तुम्हारी तो वैसे ही ड्यूटी बनती थी, तुम्हारी कोई न्यू ड्यूटी थोड़ी क्रिएट हुई है, तुम्हारी तो वैसे ही ड्यूटी बनती थी, तुमने बेटे को ढूंढ के लाना है, तुम्हें 50,000 रुपए नहीं मिलेंगे, अगर कोई और ढूंढ के लाता तो उसे मिल जाते। तो दोनों में लड़ाई हो गई और दोनों कोर्ट में गए। तो कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज बोली, कहते ऑफर को सिर्फ वही पर्सन एक्सेप्ट कर सकता है जिसे ऑफर के बारे में नॉलेज हो, उस पर्सन की पहले से ही ड्यूटी बन रखी है कि तुमने बेटे को ढूंढने जाना है। कहते तुम्हें तो ऑफर कम्युनिकेट ही नहीं किया गया, तुम्हारी पहले ही एक लीगल ड्यूटी बनती है, तुम्हारे एम्प्लॉयर ने बोला कि ढूंढने जाओ, तो तुम उसी चीज के लिए नया कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी बना सकते हो। मान लो मैं आपको बोलूं कि अगर आप मुझे 5,000 रुपए एक्स्ट्रा दोगे तो मैं आपको और ज्यादा अच्छा पढ़ाऊंगी, क्या ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है? मेरी पहले से ड्यूटी अपना अच्छा बढ़ाना, मैं उसी सर्विस के लिए एक नया कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी बना सकती हूँ कि आप मुझे 5,000 रुपीज की कंसिडरेशन और दो फिर मैं और बेटर पढ़ाऊंगी। तो वैसे ही अगर किसी पर्सन की पहले से ही ड्यूटी है, वो उसी ड्यूटी को पूरा करने के लिए एक नया ऑफर, एक नया कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी कर सकता है। तो ये बात हमें कोर्ट ने बताई इन द केस लॉ लालमन शुक्ला वर्सेस गौरीदत्त। ये जो मैंने आपको कहानी सुनाई, बिल्कुल सेम कहानी हुई थी इस केस में। इस पर्सन का नाम था लालमन शुक्ला और उसके एम्प्लॉय का नाम था गौरीदत्त। इस केस में कोर्ट ने ये प्रिंसिपल एस्टैब्लिश किया कि ऑफर का कम्युनिकेट होना जरूरी है, ऑफरी को ऑफर के बारे में नॉलेज होनी जरूरी है। अच्छे से समझ आया सबको? लास्ट हम लोगों ने ऑफर के बारे में डिस्कशन की थी, ऑफर की टाइप्स क्या क्या होती हैं। तो ऑफर की टाइप्स में सबसे पहले हमने समझा था, एक होता है एक्सप्रेस ऑफर, एक होता है इम्प्लाइड ऑफर। फिर हमने अभी दोबारा रिवाइज किया, एक होता है जनरल ऑफर, जब एक टाइम पे मल्टीपल लोगों को ऑफर दिया जाए। एक होता है स्पेसिफिक ऑफर, सिर्फ एक पर्सन को ऑफर दिया जाए। देन उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया, एक होता है क्रॉस ऑफर, दो लोग एक दूसरे को सेम ऑफर दे रहे हैं विदाउट द नॉलेज कि दूसरी पार्टी ने भी ऑफर दिया है। इन दिस केस बोथ पार्टीज कैन एक्सेप्ट, इट डज नॉट मेक अ कॉन्ट्रैक्ट, बस दोनों पार्टीज के पास पावर है, कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है। एक होता है काउंटर ऑफर, ऑफर के बदले जो ऑफर दिया जाता है उसे हम लोग बोलते हैं काउंटर ऑफर। तो जब ऑफर में कंडीशनल एक्सेप्टेंस दी जाए, एक्सेप्टेंस में कोई कंडीशन लगा दी जाए, उसे हम लोग बोलते हैं काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर जैसे कोई पर्सन देता है, ओरिजिनल ऑफर एक्सपायर हो जाता है। लास्ट पॉइंट हमने किया था स्टैंडिंग ऑफर, ओपन ऑफर, या फिर इसी का नाम है कंटिन्यूइंग ऑफर, जो कि एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड तक के लिए वैलिड होता है। ठीक है, ताकि आपको लॉ और अच्छे से समझ आने लगे, आज मैं पहले एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगी, फिर आप मुझे क्वेश्चन करके दिखाओगे, फिर हम डिस्कस करेंगे एक्सेप्टेंस टॉपिक।
जैसे कि ये जो फोर्थ क्वेश्चन है आप लोगों की बुक में गिवन है, फोर्थ क्वेश्चन, ये अलग अलग तरीके से एग्जाम में 1 2 3 4 5 6 7 7 टाइम्स आया हुआ है। लेटेस्ट दिसंबर 2023 में भी आया। तो ऐसे करते हैं, आप मुझे दिसंबर 23 ये वाला क्वेश्चन ही पढ़ के बताओ। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आपका कंक्लूजन क्या होगा, आपके दिमाग में कौन सा रूल आ रहा है? और मोबाइल फोन वाला क्वेश्चन सब लोग पढ़ लेंगे। नहीं, क्यों नहीं कर सकता? सब लोग आइडेंटिफाई कर पाए थे कि इनविटेशन टू ऑफर है। वेरी गुड। तो यही चीज मैं चाहती हूँ कि आपके सामने कोई केस आए, उसकी पहली लाइन पढ़ के आप ये बता दो कि इसमें मेन रूल क्या है। उसी चीज के 5 नंबर हैं। अभी मैं आपको ये भी दिखाती हूँ कि इसे लिखना कैसे है। जैसे कि एक और क्वेश्चन दिखाती हूँ, आप मुझे बताना उसमें क्या हो रहा है। हाँ जी, 7th क्वेश्चन मिस्टर रमेश वाला। ये भी एग्जाम में आया हुआ है नवंबर 2018 में। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन मिसिंग है। सोशल अग्रीमेंट है, कौन से केस में बोला गया था? हार्वे वर्सेस फेसी। अब एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करके देखते हैं। अच्छा सॉरी, यस बार्बर वर्सेस हार्वे वर्सेस फेसी। तो इनविटेशन टू ऑफर में मेरे दिमाग में पिछले क्वेश्चन चल रहा है। तो इनविटेशन टू ऑफर वाला मैं लिख के दिखाऊंगी आपको, ये वाला क्वेश्चन आप सब मुझे अटेम्प्ट करके दिखाओगे। मानो हमें सेम वो क्वेश्चन आता एग्जाम में जो कि दिसंबर 23 में आया हुआ है। अभी हमने इससे पहले डिस्कस किया, मोबाइल फोन वाला। तो बच्चे आपके आंसर की जो पहली लाइन होनी चाहिए ना, उसी से एग्जामिनर को पता चल जाना चाहिए कि ऐसे ही तुम एग्जाम में कुछ लिख रहे हो कि तुम्हें सच्ची में पेपर आता है। तो पहली लाइन में जो मेन कीवर्ड है, जो प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा है, हमने वो लिखना। हम लोग फर्स्ट लाइन में लिखेंगे इनविटेशन टू ऑफर। आप लोग अपनी नोटबुक में आंसर लिखोगे। आपकी बुक का चैप्टर नंबर 1 का स्टडी मटेरियल का 4th क्वेश्चन है, उसका आंसर हम लिख रहे हैं। ठीक है, इनविटेशन टू ऑफर। हम लोगों ने आंसर राइटिंग की थी क्लास में। अच्छा ठीक है, ओके ओके। अगर हम आंसर राइटिंग कर चुके हैं फिर हम एक कोई और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। हाँ जी, ये सेकंड क्वेश्चन पढ़ो। बताओ, क्या ए की ये प्रोपोजिशन, ए का ऑफर ठीक है? क्या ये वैलिड ऑफर बनेगा? नहीं बनेगा। कौन सा मेन रूल अप्लाई हो रहा है? वेरी गुड लखविंदर, परफेक्ट आंसर है। देखो हम लोग इसे आंसर कैसे करेंगे। हम लोग लिखेंगे ऑफर में बी कंडीशनल बट देयर कैन नॉट बी a condition the non-compliance of which amounts to acceptance।
ऑफर में आप कोई भी कंडीशन लगा सकते हो, पर ऑफर में ऐसी कोई कंडीशन नहीं लगा सकते जिसकी नॉन कंप्लायंस से कोई एक्सेप्टेंस मान लिया जाए। सेकेंड पैराग्राफ में बोलेंगे, एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट फॉर अ वैलिड ऑफर द ऑफरी must have the right of accepting or rejecting the offer। एक वैलिड ऑफर बनाने के लिए ऑफर के पास क्या होना चाहिए? राइट होना चाहिए कि वो ऑफर को एक्सेप्ट भी कर सकता है, रिजेक्ट भी कर सकता है। The non-compliance of certain conditions किसी बात को ना मानने से, आपने कोई कंडीशन लगा दी और हमने उसे कंप्लाई नहीं किया। मान लो मैं आपको बोलूं कि अगर आपने मुझे 1 वीक के अंदर जवाब नहीं दिया तो मैं ये अज्यूम कर लूंगी कि सब सीए इंटरव्यू मेरे पास पड़ेंगे। क्या ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है? ये नहीं बन सकता। आपकी मर्जी, आप सीए इंटरमीडिएट करना चाहते हो कि नहीं चाहते हो। मैं किसी चीज को फोर्स नहीं कर सकती कि तुमने कुछ नहीं किया मैं उसे एक्सेप्टेंस मान लूंगी। तो कहते हैं नॉन कंप्लायंस ऑफ सर्टेन कंडीशंस कैन नॉट अमाउंट टू एक्सेप्शंस। फिर हम एंड में लिखेंगे कि हमारा कंक्लूजन क्या है। कंक्लूजन लिखने से पहले हमेशा आप लोग दोबारा क्वेश्चन पढ़ोगे कि एग्जामिनर क्या सुनना क्या चाहता है। उन्होंने बोला इज ए करेक्ट इन दिस प्रोपोजिशन, क्या ए की प्रोपोजिशन जो है वो ठीक है? प्रोपोजिशन मतलब प्रपोजल, ऑफर जो है वो करेक्ट है। हम लोग बोलेंगे इन द गिवन केस द प्रोपोजिशन बाय ए that if offer does not reply within 1 week, it will be considered as acceptance। is not valid। और ये मैं अपने पॉइंट को हाईलाइट करूँ कि जो इसकी प्रोपोजिशन है ये वैलिड नहीं है। इट इज नॉट अ वैलिड ऑफर, कोई भी वैलिड ऑफर नहीं बना। आई होप सबको समझ आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप लोग मुझे लिख के चेक कराओगे, जो अभी हमने किया था मिस्टर रमेश वाला। तो कॉपी कर लिया सबने? कैन आई चेंज द स्क्रीन? हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 7 रमेश एंड लिली वाला। सारे ऑनलाइन स्टूडेंट से प्लीज पिक्चर शेयर करेंगे सॉल्व करने के बाद।
राधिका, हो गया? लेके आओ उनको। जिसका भी सॉल्व हो गया चेक करवाओ प्लीज। ऑनलाइन स्टूडेंट्स ग्रुप में पिक्चर शेयर करो। यस वंशिका, जो धीरे धीरे सब लोग अपने नाम भी याद कराओ। हर लाइन के, हर पैराग्राफ के बाद एक लाइन ब्लैंक होगी, ठीक है? ये तुम्हें जो टाइटल लिख वैसे लिख सकती है। हमारा टाइटल होना चाहिए कृष्ण की जो जान है। जैसे इसके कृष्ण की जान है, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। पता है मैं क्या चाहती हूँ? चलिए सब पढ़ेगी। एक दो क्वेश्चन चेक करने के बाद एग्जामिनर को पता चल लगता है ये बच्चा को पेपर आता है किसके मार्क्स। मुझे पता चल गया ये बच्चा किस लेके, अब मैं सिर्फ उसके कंक्लूजन के ऊपर फोकस कर रही हूँ। बहुत बोरिंग है पेपर चेक। मैं तुम्हें एग्जामिनर की साइकोलॉजी से याद यस यस, तुम्हें अंडरलाइन करना है। एक बार फिर बस बार पर अंडरलाइन करना है। विल नॉट सक्सीड एक किसी इंटेंशन ऑफ क्रिएटिव टाइटल नहीं बन गया ना, बाकी सब क्लियर है। अगली बार से इन चीजों का ध्यान रखें। सेक्शन 10 का कोई रूल सब कुछ ठीक है, पर सेक्शन 10 की जगह रेफरेंस आना चाहिए था बात वर्सेस बात। बाकी सब ठीक है और टाइटल चाहिए।
बिल्कुल ठीक है, बट आप ऐसा वर्ड नहीं यूज करोगे कि 6 प्रिंसिपल्स हैं उसमें से एक रूल है। सिर्फ आप सीधा टाइटल लिखोगे, इंटेंशन लिखोगे, लीगल ऑब्लिगेशन और इसे अंडरलाइन करके। वेरी गुड। मैं याद नहीं था आज, बट इतना मोटिवेटेड है कि मुझे 90 का मार्क्स लेने हैं। एक दिन की तैयारी के लिए आएंगे। लॉ कैसे बनना है? जाके पहले तो समरी चार्ट रिवाइज करो, फिर आईसीए की बुक से मेरे पास डाउट भी लेके आओ। सब कुछ परफेक्ट है। बार्थर वर्सेस बार्थर को अंडरलाइन करो, एंड सोशल वॉइड इन नेचर, ये दो चीजें मेन लाइन में, तो मैंने इसे अंडरलाइन। ठीक है, तुम्हें तो अपनी राइटिंग का भी एडवांटेज मिलेगा, मेहनत करो। तेरी तो बच्चे बिल्कुल ठीक है, सिर्फ तुमने भी मुझे टाइटल दिया और किसी ने भी नहीं दिया। परफेक्ट आंसर। वेरी गुड, बट मैं चाहती हूँ कि लॉ पहले आए, क्योंकि फैक्ट का लॉ के ज्यादा नंबर है, स्टोरी के कम नंबर है। ये चाहे तुम, कई बार किसी बच्चे की स्पीड कम होती है या लास्ट क्वेश्चन में टाइम कम रह जाता है, फैक्ट चाहे ना भी लिखो चलेगा, बट लॉ बहुत अच्छे से explain करता है। बाकी सब कुछ बहुत अच्छा है। ठीक है, वेरी गुड। तुम मोटिवेटेड क्यों नहीं करती? जान लगा आंसर अंडरलाइन करो, बात करो और एक्सप्लेन करो इस पैराग्राफ को प्रॉपर, सोशल इवेंट्स बारे में बाकी सब बट डेफिनेटली बेटर अपना एक ही गोल कि मुझे बस ये करनी है फर्स्ट अटेम्प्ट में। फाउंडेशन करनी है, ज्यादा दूर का भी ना सोचो, पहले सोचो फाउंडेशन करनी है। वेरी गुड, पर पैराग्राफ के बाद एक टाइम एंजॉय कर रहे हो, बहुत एक्सपेक्टेशन था तुमसे। बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। बाकी लोग प्लीज ग्रुप में पिक्चर शेयर करो, मैं इवनिंग में चेक करूंगी। तुम्हारा खुद का आंसर कहाँ है? ये लाइन ही आनी चाहिए थी, ऑफर में भी लेटर, बाकी सब ठीक है, पर ये लाइन अननेसेसरी है। हम कहेंगे कि इंटेंशन ही नहीं है पार्टी से। ऑफर ओरल है या रिटर्न है, उससे तो कोई इम्पैक्ट पड़ ही नहीं रहा। तुम्हारा फोकस होना चाहिए कि इंटेंशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अदरवाइज आपके पीछे जो स्टूडेंट बैठे ना व्हाइट शर्ट में, आंसर रीड करो। ये किसका आंसर है? हर पैराग्राफ में एक क्लियर आइडिया होना चाहिए, और पता भी नहीं चलता पैराग्राफ कहाँ पे बनाए। उसके बाद एक लाइन ब्लैंक स्पेस छोड़ो। आंसर ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड नहीं।
रेफरेंस नहीं दिया बाल पर, बस बाल पर हमें खुद बताना पड़ेगा ना, बाकी फिर वेरी गुड अगेन, बट रेफरेंस की मिसिंग है, बाकी वैसे आंसर ठीक है। वेरी गुड। चलो ऑनलाइन स्टूडेंट्स के मैं आंसर्स चेक करके शेयर करती हूँ अभी। अब जैसे हम लोगों ने, बच्चे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सबने जाके बुक जरूर पढ़नी है और शायद उसमें डाउट्स भी आएंगे, डाउट्स भी पूछो। अब अगला आज का हमारा एजेंडा है एक्सेप्टेंस टॉपिक को समझना। एक्सेप्टेंस के सारे रूल्स बताए गए हैं सेक्शन 2 सब सेक्शन बी में। तो अब हमारे इंडेक्स में 4 सेक्शंस आ जाएंगे। 2A में सब कुछ बताया गया है ऑफर के बारे में, 2B में बताया गया है एक्सेप्टेंस के बारे में, 2H में हम लोगों ने पढ़ा है कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, एंड सेक्शन नंबर 10 में हमने पढ़े एसेंशियल्स ऑफ वैलिडिटी ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। किसी कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाने के लिए क्या क्या एसेंशियल है। एक्सेप्टेंस को भी याद करने के लिए मैं आपको 3 चीजें याद करवाऊंगी। एक्सेप्टेंस का मतलब क्या है, एक्सेप्टेंस की इंपॉर्टेंस क्या है, और मैं अपने चार्ट का नेम थोड़ा बेटर कर रही हूँ, मैं नाम लिख रही हूँ वैलिड एक्सेप्टेंस। वैलिड एक्सेप्टेंस के रूल्स क्या है, एक्सेप्टेंस को वैलिड बनाने के लिए क्या क्या रूल फॉलो करने पड़ेंगे। तो हम लोग यही चीज सीख रहे हैं, पहले हमने सीखा वैलिड ऑफर, फिर हम सीख रहे हैं वैलिड एक्सेप्टेंस, ऐसे ही आगे पढ़ेंगे वैलिड कंसिडरेशन, और ऐसे 3-3 पार्ट्स में सब कुछ याद करेंगे। सबसे पहले ना मैं इंपॉर्टेंस के बारे में बताना चाहती हूँ ताकि आप मीनिंग और रूल्स को सही इंटेंट से समझ सको कि एक्सेप्टेंस ना बड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एक ना पर्सन थे सर विलियम एंसन। सर विलियम एंसन ने ना एक्सेप्टेंस की इंपॉर्टेंस को एक्सप्लेन किया थ्रू अ मेटाफर। वो कहते हैं कि जो ऑफर होता है ना, ऑफर होता है इग्नाइटेड फ्यूल की तरह। कहते हैं आप ये मान लो कि जो ऑफर है ना, एक टैंक में पेट्रोल पड़ा है, वो ऑफर है, इग्नाइटेड फ्यूल है। और कहते हैं जो एक्सेप्टेंस होती है वो होती है लाइटेड मैच स्टिक की तरह, जलती हुई माचिस की तीली। कहते हैं अब आप खुद सोचो ये दोनों मिल जाएंगे तो क्या होगा। कहते फिर क्या बन जाएंगे, बर्स्ट हो जाएगा। क्या वो चीज फिर हमारे कंट्रोल में रहेगी। कहते अगर ये दोनों मिल जाएंगे ऑफर और एक्सेप्टेंस, तो जो इसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे वो नेचर में क्या होंगे, इरिवर्सिबल, फिर तुम कुछ नहीं कर सकते। तो ये उन्होंने एक्सेप्टेंस बताई कि इंपॉर्टेंस बताई कि एक्सेप्टेंस इंपॉर्टेंट चीज क्यों है। मान लो मैंने क्लास में किसी पर्सन को ऑफर दिया, लेट से मैंने मिस्टर एक्स को ऑफर दिया कि मैं तुम्हारा घर खरीदना चाहती हूँ 2 करोड़ रुपए में। ये जो ऑफर है, ये एक डिब्बे में पेट्रोल पड़े, ये कुछ नहीं कर रहा, ये डिब्बे में चुपचाप पड़े। पर अगर बच्चे ने बोल दिया यस मैम, मैं अपना घर आपको 2 करोड़ में सेल कर दूंगा, जैसे ही उसने बोल दिया अब कॉन्ट्रैक्ट बन गया, अब बर्स्ट हो गया, बॉम्ब फट गया। अब कहते हैं दोनों पार्टीज की लीगल राइट्स एंड ड्यूटीज बन गई। कल को मान लो ये जो घर है 2 करोड़ वाला, इसकी मार्केट वैल्यू 3 करोड़ हो जाए, तो क्या वो पर्सन कह सकता है नहीं मैं तो नहीं रजिस्ट्री करवाऊंगा। अब तो उसकी लीगल ड्यूटी बन गई, उसे करवाना ही पड़ेगा। मान लो उसकी मार्केट वैल्यू 1.5 करोड़ हो जाए, मैं बोलूं नहीं मैंने ये घर नहीं खरीदना, तो मैं भी नहीं मना कर सकती, मेरी भी लीगल ड्यूटी बन गई, मुझे खरीदना ही पड़ेगा। कहते ऑफर अकेला कुछ भी नहीं कर सकता, ऑफर अकेला तो इग्नाइटेड फ्यूल है, पर जो एक्सेप्टेंस है वो लाइटेड मैचस्टिक है। जब ये दोनों आपस में मिल जाएंगे तो इट विल बर्स्ट एंड इट इज इरिवर्सिबल इन नेचर। जब तक एक्सेप्टेंस नहीं हुई थी हम अपने ऑफर को वापस ले सकते थे। मान लो मैंने किसी स्टूडेंट को व्हाट्सएप किया कि मैं आपका घर खरीदना चाहती हूँ 2 करोड़ में, फिर मुझे मार्केट से अपने फ्रेंड से पता चला कि नहीं ये घर की मार्केट वैल्यू तो 1.5 करोड़ ही है। मैंने उसे मैसेज कर दिया सॉरी आई एम नॉट इंटरेस्टेड, तो मैं अपने ऑफर को कब तक वापस ले सकती थी, एक्सेप्टेंस से पहले। पर जब एक बार एक्सेप्टेंस मिल गई उसके बाद कोई पार्टी कुछ नहीं कर सकती। समझ गए सब लोग बात। तो मतलब मुझे वो एग्जैक्ट मोमेंट पता करना कि किस पल एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो गई है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है।
क्योंकि जिस पल एक्सेप्टेंस वैलिड बन गई है, जब सारे रूल पूरे हो जाएंगे तो हम लोग कहेंगे दोनों पार्टीज के लीगल राइट्स एंड ड्यूटीज बन गई, अब कोई कुछ नहीं कर सकता। तो अभी इसके बारे में रूल्स हैं क्या? तो सबसे पहले मीनिंग क्या है? मीनिंग में उन्होंने बोला दैट ऑफर व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस। उन्होंने सिंपल सी बात बोली कि जब ऑफर को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो क्या बन जाता है? प्रॉमिस बन जाता है। पर इस बात से मुझे दो मीनिंग पता चले। इस बात से मुझे पता चला कि एक तो जो ऑफर है, एक्सेप्टेंस है, इट मस्ट बी एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब होता है कंप्लीट। एक्सेप्टेंस क्या होनी चाहिए? कंप्लीट, पूरी होनी चाहिए। मान लो मैंने क्लास में बोला था कि मैं आपका घर खरीदना चाहती हूँ 2 करोड़ में, मैं 50 लाख रुपए अभी दूंगी, बाकी पैसे मैं 6 महीने बाद दूंगी। मैंने अपनी कोई प्रॉपर्टी सेल की है, मुझे धीरे धीरे पैसे आएंगे, मैं 6 महीने बाद आपको पैसे दूंगी, फिर मैं रजिस्ट्री करवाऊंगी, और उससे पहले आपको अपनी प्रॉपर्टी ना मुझे दोबारा पेंट करवा के देनी पड़ेगी, कि पुराने घर में नहीं मैंने रहना, मुझे पुराना घर आपको दोबारा पेंट करा के देना। स्टूडेंट ने बोला कि मैम बाकी सारी बातें ठीक है, पर आपको रजिस्ट्री 2 महीने के अंदर अंदर ही करानी पड़ेगी। क्या ये वैलिड एक्सेप्टेंस है? नहीं। एक्सेप्टेंस क्या होनी चाहिए? कंप्लीट। ऑफर में मैं दुनिया भर की जितनी मर्जी कंडीशन लगा सकती हूँ। मैंने कंडीशन लगाई मैं 50 लाख रुपए अभी दूंगी, बाकी पैसे मैं 6 महीने बाद दूंगी। मैंने कंडीशन लगाई कि आप पेंट करा के दोगे। मैंने कंडीशन लगाई कि रजिस्ट्री करवानी पड़ेगी। पर एक्सेप्टेंस में कोई कंडीशन नहीं लग सकती। एक्सेप्टेंस में आपने उसकी सारी बातें माननी है। एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट मतलब कंप्लीट, आपने सारे रूल पूरे करने हैं जो भी उसने बोले थे। जैसे आईसीआई ने बोला कि जो बच्चा भी जनवरी में पेपर देना चाहता है 31 अगस्त से पहले फॉर्म फिल करेगा, ऑनलाइन फॉर्म फिल करेगा, बाय बैंक फीस पे करेगा। मान लो मुझे एक स्टूडेंट बोले कि मैम मैंने फॉर्म फिल कर दिया बट, और अपनी 12th की मार्कशीट अपडेट करेगा। कोई बच्चा मुझे बोले कि मैंने फॉर्म फिल कर दिया, मैंने फीस भी पे कर दी, मैंने ऑनलाइन भी फॉर्म भरा, पर मैं अपनी 12th की मार्कशीट अपडेट करना भूल गई, तो क्या ये वैलिड एक्सेप्टेंस है? एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट, कंप्लीट। आपको उसके सारी बातें माननी है। ऑफर में तो दुनिया भर की कंडीशन लग सकती थी, एक्सेप्टेंस में आपको उसकी सारी बातें माननी। हो गया था फॉर्म एक्सेप्ट, कौन भूल गया था? हो गई प्रॉब्लम सॉल्व। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सेप्टेंस मस्ट बी अनक्वालिफाइड। जो एक्सेप्टेंस है वो कैसी होनी चाहिए? अनक्वालिफाइड होनी चाहिए। अनक्वालिफाइड मतलब कि अनकंडीशनल। उसमें कोई नई कंडीशन भी नहीं लगा सकते। मुझे बच्चा बोले ठीक है मैम मैं आपको अपना घर सेल कर देता हूँ, मैं पेंट भी करवा दूंगा, एंड आप रजिस्ट्री भी 6 महीने बाद करा लेना, पर पेंट का खर्चा आप करोगे। मैं क्या ये वैलिड एक्सेप्टेंस है? ये तो क्या है? काउंटर ऑफर है। काउंटर ऑफर का मतलब ही क्या था? क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस है जो है वो क्या होनी चाहिए? अनक्वालिफाइड, उसमें कोई नई कंडीशन नहीं लगाई जा सकती। तो ऑफर में दुनिया भर की जो मर्जी कंडीशन लगाओ, एक्सेप्टेंस में कोई नई कंडीशन भी नहीं लगानी और उसकी सारी कंडीशंस भी माननी है, तब जाके वो चीज एक वैलिड एक्सेप्टेंस बनेगी। और वैलिड एक्सेप्टेंस बनना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि जैसे ही वैलिड एक्सेप्टेंस बन गई पार्टीज के लीगल राइट्स एंड ड्यूटीज बन गए, अब वो उससे वापस नहीं हट सकते। वो तो एक बॉम्ब फट गया है। जैसे कि मान लो मैंने आप सबकी एडमिशन एक्सेप्ट कर लिया, मैं बोलूं कि ये बैच मेरा पढ़ाने का मन नहीं है, मैं कुछ फ्री टाइम लेना चाहती हूँ कि मैं अपनी बुक्स प्रिपेयर कर लूं, मैं ये बैच पढ़ाना नहीं चाहती, क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ? तो मेरी लीगल ड्यूटी बन चुकी है। नॉट ओनली मेरी एथिकल ड्यूटी है कि बच्चों का नुकसान होगा, मेरी लीगल ड्यूटी भी बन चुकी है। अब मैं बैकआउट नहीं हो सकती। बट अगर एडमिशन लेने से पहले मैं बोल दूं कि सॉरी इस बैच में हम एडमिशन एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तब मैं ऐसा कर सकती थी। तो ऑफर को हम वापस ले सकते हैं एक्सेप्टेंस से पहले, पर जब एक बार एक्सेप्टेंस हो गई उसके बाद कोई कुछ नहीं कर सकता। अब वैलिड एक्सेप्टेंस के रूल्स क्या क्या है? सबसे पहला रूल है ऑफर में बी एक्सेप्टेड ऑफर में बी एक्सेप्टेड बाय पर्सन टू whom इट इज मेड। ऑफर को सिर्फ कौन एक्सेप्ट कर सकता है? जिसे ऑफर दिया गया हो। मतलब अगर मान लो मैंने वंशिका को ऑफर दिया कि मैं तुम्हें स्कॉलरशिप देना चाहती हूँ क्योंकि तुम्हारे 12th में बहुत अच्छे मार्क्स थे,
तो क्या कोई मुझे मिस्टर एक्स आके बोल सकता है मैम मुझे स्कॉलरशिप दे दो, मेरे इससे ज्यादा नंबर? ऑफर को सिर्फ कौन एक्सेप्ट कर सकता है? जिसे ऑफर दिया गया है। जिसे ऑफर मिला ही नहीं वो उसे एक्सेप्ट थोड़ी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि क्या हुआ एक बार, लेट्स से ये एक पर्सन है मिस्टर ए। मिस्टर ए ने ना मिस्टर बी से 2 लाख रुपए लेने। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को लोन दिया था और उनसे पैसे लेने। मिस्टर बी कंप्यूटर्स का बिजनेस करते हैं। इनका ऑफिस है सेक्टर 32। मिस्टर ए इनको काफी देर से फोन कर रहा है कि मेरे पैसे वापस कर दो, मेरे पैसे वापस कर दो। मिस्टर बी इसके पैसे वापस ही नहीं कर रहे, उसका बिजनेस ही नहीं चल रहा। मिस्टर बी ने ना अपना बिजनेस सेल कर दिया कोई अमन नाम के पर्सन। ठीक है, अब मिस्टर ए परेशान है कि मेरे 2 लाख रुपए वापस ही नहीं मिल रहे। तो मिस्टर ए ने ना एक लेटर लिखा। मिस्टर ए ने एक लेटर भेजा सेक्टर 32 ऑफिस में कि मुझे ना एक नया कंप्यूटर चाहिए और उसकी कुछ डिस्क्रिप्शन लिख दी। उसने बोला कि मुझे कंप्यूटर में 5 GB रैम चाहिए, 1 TB हार्ड डिस्क चाहिए, इसमें कौन कौन से सॉफ्टवेयर होने चाहिए, उसने पूरी SSL होना चाहिए, जो भी उसकी रिक्वायरमेंट थी उसने अपनी रिक्वायरमेंट से लिख दिया कि मुझे इस टाइप का कंप्यूटर चाहिए। लेटर किसको मिला? अमन नाम के पर्सन को। अमन को लेटर मिलते ही अमन खुश, उसने नया बिजनेस खरीदा है और पहले ही दिन ऑर्डर आ गया। उसने स्पेशली उसके लिए अच्छा सा लैपटॉप बनवा दिया और लैपटॉप मिस्टर ए को भेज दिया और साथ ही बिल भेज दिया। मिस्टर ए कहता कि मैं तो पैसे नहीं दूंगा। कहता मैंने तो मिस्टर बी से 2 लाख रुपए का लोन लेने थे, वो पैसे दे नहीं रहा था, तो मैंने सोचा कि उसके बदले में मैं कंप्यूटर ही खरीद लूं, कि मेरे पैसे तो आ नहीं रहे, उसके बदले में मैं एसेट ही खरीद लूं, मैंने तो इसलिए दिया था। अमन कहता कि नहीं, आपने मुझे ऑफर दिया था, मैंने ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, तो मैंने स्पेशली आपके लिए कंप्यूटर बनाया है। अब ये कंप्यूटर किसी और के तो काम का ही नहीं, आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बनाया है, तो मेरा कंप्यूटर वेस्ट जाएगा और अब हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है। आपने ऑफर दिया, मैंने एक्सेप्ट कर लिया, तो आपको लैपटॉप कंप्यूटर खरीदना ही पड़ेगा। आपके अकॉर्डिंग कौन केस जीतेगा? क्या ये वैलिड एक्सेप्टेंस है ये वैलिड एक्सेप्टेंस की नहीं है? क्या अमन के साथ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा? अमन के साथ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा? सबको नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा? वेरी गुड। ऑफर दिया ही किसे था? अभी यहाँ पे RMS से पहले कोई और ऑफिस था, HDFC बैंक था। तो कई बार हमें लेटर आ जाता है HDFC बैंक का, उसका मतलब ये थोड़ी है पर्सन है मेरे पास अकाउंट खुलवाना है, मेरे पास FD करानी, मैं उसकी ऑफर को थोड़ी एक्सेप्ट कर सकती हूँ। ऑफर को कौन एक्सेप्ट कर सकता है? टू whom it is made। ऑफर जिसे दिया गया हो सिर्फ वही एक्सेप्ट कर सकता है। ऑफर अमन को दिया ही नहीं गया, पर उस लेटर में लिखा हुआ है कि मैंने इस ऑफिस में दिया है। उसे पता है कि उसने नया बिजनेस खरीदा है, तो उसे जब कोई पर्सन जानता ही नहीं है वो उसके बारे में इंक्वायर करेगा बिफोर मेकिंग द कंप्यूटर, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। उसने कोई एडवर्टीजमेंट नहीं दी, कुछ नहीं दिया। देखो, 2 चीजें हैं, जब भी आप लोग लॉ पढ़ोगे ना, बहुत बार आपके दिमाग में ऐसा होगा कि मैम ये प्रूव कैसे हुआ कि कौन अपनी जगह पे सही है। ऑब्वियसली मिस्टर अमन क्या बोलेगा कि मुझे क्या पता कि ये ऑफर मुझे नहीं दिया, मिस्टर बी को दिया। और मिस्टर ए बोलेगा कि तू कॉमन सेंस तो लगा, कि मैं तुझे जानता ही नहीं, मैं तुझे क्यों दूंगा? क्या तुमने अपने नए ऑफिस का कोई एडवर्टीजमेंट किया? मैं क्यों क्यों तुम्हें ये लेटर भेजूंगा? तो वो भी अपनी तरफ से पॉइंट्स एक्सप्लेन करेगा। तो आपने अपना रोल डिसाइड करना है कि आपका रोल क्या है। बच्चे, एक होती है पुलिस, पुलिस का काम होता है सच या झूठ पता करना। एक होती है जुडिशरी, जुडिशरी का काम होता है ये डिसाइड करना कि केस कौन जीते। हमारा काम ये है, अगर कभी जज को डाउट हो कि ए सच बोल रहा है कि अमन सच बोल रहा है, तो जज पुलिस वालों को बोलेगा कि तुम मुझे रिपोर्ट बना के दो, हम उसके बेसिस पे फाइनल डिसीजन ले लेंगे। हमें क्वेश्चन में साफ साफ बताया जा रहा है कि मिस्टर ए ने मिस्टर बी से पैसे लेने हैं, वो मिस्टर बी के ऑफिस में लेटर भेज रहे हैं, पर ऑफिस खरीद किसने लिया? अमन ने। तो लेटर किसे मिल गया? अमन ने। तो हम जो क्वेश्चन में फैक्ट गिवन है उसके बेसिस पे काम करें। ठीक है, बहुत बार बहुत सारे क्वेश्चंस में ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है। तो आपने सोचना है कि हम CID का कोर्स थोड़ी कर रहे हैं। CID में सिखाते हैं ये पता करना कि कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है, पर हमें ये सिखाते हैं कि हमारे पास रिपोर्ट बन के आ गई है, हमने फाइनल डिसीजन लेना है कि क्या होगा, हमने लॉ को अप्लाई करना है। राइट?
तो हम लोग पढ़ रहे हैं एक्सेप्टेंस टॉपिक। एक्सेप्टेंस के बारे में सारी बातें बताई गई हैं 2 सबसेक्शन बी में। एक्सेप्टेंस को समझने के लिए सबसे पहले ये समझना है कि एक्सेप्टेंस टॉपिक इंपॉर्टेंट ही क्यों है। ये बात हमें बताई सर विलियम एंसन ने। उन्होंने बोला कि जो ऑफर होता है वो होता है इग्नाइटेड फ्यूल की तरह, और जो एक्सेप्टेंस होती है वो होती है लाइटेड मैचस्टिक की तरह। जब दोनों आपस में मिल जाते हैं इट विल बर्स्ट एंड इट इज इरिवर्सिबल इन नेचर। इसे अब रिवर्स नहीं किया जा सकता। एक्सेप्टेंस से पहले ऑफर को वापस लिया जा सकता था, रिवोक किया जा सकता था, बट वंस ऑफर इज एक्सेप्टेड लीगल राइट्स एंड ड्यूटीज हैव बीन क्रिएटेड। उसके बाद कुछ नहीं कर सकते। फिर हमने पढ़ा कि ऑफर का मतलब ही क्या होता है। तो उन्होंने बोला कि जब ऑफर एक्सेप्ट हो जाए प्रॉमिस बन जाता है। यहां से मुझे पता चला कि ऑफर में 2 चीजें छुपी होती हैं। एक तो एक्सेप्टेंस में 2 चीजें छुपी होती हैं। एक तो एक्सेप्टेंस एब्सोल्यूट होती है, एक होती है अनक्वालिफाइड। एब्सोल्यूट का मतलब कंप्लीट, मुझे सारी कंडीशंस माननी है, एक्सेप्टेंस कंप्लीट होनी चाहिए। और एक होती है अनकंडीशनल, मैं एक्सेप्टेंस में कोई नई कंडीशन भी नहीं लगा सकती। फिर हम लोग अलग अलग जगह पे लोगों के बीच में डिस्प्यूट हुए, वहां से जो रूल बने वो रूल पढ़ रहे हैं। पहला रूल हम लोगों ने पढ़ा कि ऑफर को कौन एक्सेप्ट कर सकता है, टू हुम इट इज मेड। जिस पर्सन को ऑफर दिया गया है सिर्फ वही एक्सेप्ट कर सकता है। मतलब अगर मान लो मैंने अपनी सिस्टर को ऑफर दिया कि मैं तुम्हें घर बेचना सेल कर दूंगी 5 करोड़ में, मैं उससे कम रेट में भी घर सेल करने को तैयार हूँ। मैंने सोचा कि जो मेरी कॉस्ट प्राइस है मैं उस पर ही सेल कर दूं, मेरी सिस्टर है। पर कोई एक्सटर्नल पर्सन मिस्टर एक्स थोड़ी बोल सकते कि मैं आपसे 5 करोड़ में खरीदूंगा, उसे तो मैं मार्केट प्राइस पे सेल करूंगी ना। ऑफर को कौन एक्सेप्ट कर सकता है, टू हुम इट इज मेड। ये बात हमें बताई गई इन द केस लॉ बोल्टन वर्सेस जॉन्स। जो हमने अभी कहानी पढ़ी वो इस केस की कहानी थी, बोल्टन वर्सेस जॉन्स। तो सारे केसेस भी रिवाइज करने चाहिए फिर हमें, है ना, हमारा रूल ही है। तो पहला केस हमने जो पढ़ा था कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, दैट वाज बाल्फर वर्सेस बाल्फर। उससे हमने सीखा द पार्टीज मस्ट हैव इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। जब हम क्लास में इतनी मेहनत कर रहे हैं केसेस याद करने की, तो आपने अपने आप दिमाग लगा के हर आंसर में लिखना है, या सेक्शन या केस, कोई एक चीज आएगी आपको हमेशा। सेकेंड चीज हम लोगों ने पढ़ी, सेकंड केस हमने पढ़ा रमन लाल एंड कंपनी वर्सेस गुजरात सेल्स टैक्स अथॉरिटी। देयर मस्ट बी मिनिमम 2 पार्टीज। कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए कम से कम 2 लोग होने जरूरी। थर्ड केस हमने पढ़ा हार्वे वर्सेस पेसी। ये बात हमें बताई गई इन द केस, इस केस में हमें बताया गया कि इनविटेशन टू ऑफर, जो इनविटेशन टू ऑफर होता है वो ऑफर से पहले की स्टेज है। फोर्थ हमने एक केस पढ़ा लालमन शुक्ला वर्सेस गौरीदत्त। लालमन शुक्ला वर्सेस गौरीदत्त में हमने पढ़ा कि ऑफर को कम्युनिकेट करना जरूरी है। देखो उसी के साथ ही केस लिंक्ड है। लालमन शुक्ला वर्सेस गौरीदत्त में पढ़ा कि ऑफर को कम्युनिकेट करेंगे, मतलब ऑफरी को ऑफर के बारे में एक्सेप्टेंस से पहले पता होना चाहिए। सिमिलर चीज ही हमने एक्सेप्टेंस में पढ़ी, मिलती जुलती चीज हमने एक्सेप्टेंस में पढ़ी। एक्सेप्टेंस ऑल्सो कैन ओनली बी मेड बाय पर्सन टू हुम इट इज मेड। एक्सेप्टेंस कौन दे सकता है, जिस पर्सन को ऑफर दिया गया है। एक हमने और केस किया अभी तक, कार्लेल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। उस केस में हमें पहली बार बताया गया कि जो ऑफर है वो एक टाइम पे मल्टीपल लोगों को भी दिया जा सकता है, 1 to many भी हो सकता है। सेकेंड रूल है एक्सेप्टेंस का, एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। मान लो मुझे किसी पर्सन से ऑफर आया कि मैं आपको अपनी कार सेल करना चाहता हूँ 10 लाख में। मैंने सोचा यार बहुत अच्छा ऑफर है, मुझे जरूर कार ले लेनी चाहिए। तो क्या वो साथ के साथ ही कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा? मुझे क्या करना पड़ेगा, उसे कम्युनिकेट करना पड़ेगा। जब मैं उसे जाके बताऊंगी कि यस मैं आपकी कार खरीदना चाहती हूँ, तब जाके वो क्या बनेगा, कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। इसका मतलब कि एक्सेप्टेंस को क्या करना पड़ता है, कम्युनिकेट। ऑफर कब बनता है, जब ऑफर सामने वाले को पता चल जाए। ऐसी एक्सेप्टेंस भी कब कंप्लीट होती है, कब पता चलता है कि कॉन्ट्रैक्ट बन गया, जब एक्सेप्टेंस हम कम्युनिकेट करते हैं। अगर मैंने अपने मन में कोई बात सोच ली, उससे कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगी। जैसे कि ये रूल क्यों बना, तो एक पर्सन रेलवेज में जॉब करता है, ये उसका मैनेजर है, एंड ये इसका एक फ्रेंड है। इसके फ्रेंड को जॉब नहीं मिल रही, तो इसने अपने फ्रेंड को बोला कि मेरे ऑफिस में एक पर्सन की रिक्वायरमेंट है, तुम ऐसे करो मेरे ऑफिस इंटरव्यू देने आ जाओ। ये पर्सन अगले दिन चला गया मैनेजर को इंटरव्यू देने। मैनेजर ने इंटरव्यू लिया और उसे ये लड़का बहुत अच्छा लगा।
उसने बोला कि ठीक है आप घर चले जाओ, मैं आपको 1-2 दिन में रिप्लाई कर दूँ। फिर मैनेजर ने ना एक लेटर लिखा और उस लेटर में लिख दिया कि ये जो फ्रेंड है मिस्टर ए, कि हमने ए को जॉब पे रख लिया है, एंड ये लेटर दे दिया। और अब इसको पर्सन को, अपने एम्प्लॉय को बता दिया कि मैंने तुम्हारे फ्रेंड को जॉब पे रख लिया है, 1-2 दिन में मैं उसे लेटर भेज दूँ। लेटर भेजने से पहले ही मिस्टर एम को उसके बॉस का फोन आया है कि हमारी कंपनी में जो वैकेंसी है वहां पे मैंने किसी पर्सन को हायर कर दिया। तो बॉस के आगे तो मिस्टर एम की चलनी नहीं थी। मैनेजर ने क्या किया, ये लेटर क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दी। पर इससे पहले ही ये फ्रेंड अपने फ्रेंड को बता चुका है कि तुझे जॉब मिल गई। तो अब क्वेश्चन है कि जॉब के ऊपर किसका राइट है, जिसे बॉस ने हायर किया उसका राइट बनता है कि मिस्टर ए का राइट बनता है। मिस्टर ए कहता मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है, मिस्टर ए कहता कि मैंने ऑफर दिया कि मैं जॉब करना चाहता हूँ, मैनेजर ने मुझे ऑफर को एक्सेप्ट भी कर लिया, उसने लेटर भी लिख दिया, और मेरे फ्रेंड ने मुझे बता भी दिया कि जो जॉब पे रख लिया है। बट जो बॉस कह रहा है मैंने किसी और पर्सन को बता रखा है कि तुझे जॉब पे रख लिया, ये कहता है मेरी जॉब है, मुझे बॉस ने बताया है, ये कहता है मुझे मेरे फ्रेंड ने बताया है, मेरे लिए तो अपॉइंटमेंट लेटर भी बन रखा है। तो ये एक्चुअली जॉब किसे मिलनी चाहिए, ए को मिलनी चाहिए कि के को मिलनी चाहिए? ए को मिलनी चाहिए, ए को जॉब मिलेगी, क्योंकि एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट ही नहीं हुई। कॉन्ट्रैक्ट कब बनता है, जब एक्सेप्टेंस क्या हो जाए, कम्युनिकेट हो जाए। तो मैंने मन में सोच ली बात, मैनेजर ने मन में सोच लिया कि मैंने आपको जॉब पे रखना है। लेट से मैंने अपने मन में सोच लिया कि मैंने इस लड़की को 5,000 रुपए की स्कॉलरशिप देनी है, मैंने चेक बना के अपनी ड्रॉर में रख लिया, पर इसे चेक कभी दिया ही नहीं। तो कोई कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी बने। कॉन्ट्रैक्ट कब बनेगा, जब इसे चेक मिल जाएगा तब कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, राइट। तो ये बात हमें बताई गई इन द केस लॉ ब्रॉगडन वर्सेस मेट्रोपॉलिटन रेलवे कंपनी। ब्रॉगडन वर्सेस मेट्रोपॉलिटन रेलवे कंपनी। मैं इस टॉपिक के 2 केसेस याद करवा रही हूँ, एक और केस इस टॉपिक से बहुत रिलेटेड है। एक्सेप्टेंस ना कि सिर्फ कम्युनिकेट होनी चाहिए, एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड थ्रू ऑफिशियल चैनल। एक्सेप्टेंस ऑफिशियल चैनल से कम्युनिकेट होनी चाहिए। जैसे कि इस केस में ए भी अपनी जगह पे गलत नहीं था, ए को पता तो चली गया मुझे जॉब पे रखा है, पर उसे किससे पता चला, अपने फ्रेंड से। पर ऑफिशियल चैनल क्या था कि उसे कंपनी की तरफ से अपॉइंटमेंट लेटर आता। जब आपका 12th का रिजल्ट आया, आपने ऑनलाइन वेबसाइट से डाउनलोड किया होगा ना, आई डोंट नो किसी ने पढ़ा या नहीं पढ़ा, अगर आप ध्यान से पढ़ते हैं ना, उसके नीचे लिखा होता है कि ये रिजल्ट जो है ये चेंज हो सकता है। किसी ने पढ़ा था? जो वेबसाइट पे रिजल्ट आता है वो फाइनल रिजल्ट नहीं होता। ऐसे कई बार कहते हैं टेक्निकली कोई एरर हो सकता है, मान लो कोई रिजल्ट था मिस्टर ए का, पर मिस्टर बी के नाम पे आ गया, या फिर मान लो अमन गुप्ता नाम से 2 बच्चे थे, पूरे इंडिया में पेपर दिया जा रहा है, पता नहीं कितने लोग होंगे ना अमन गुप्ता नाम से, क्या पता दोनों का रिजल्ट इंटरचेंज हो गया हो। तो जब वेबसाइट पे रिजल्ट आया गलत आ गया, पर जब स्कूल में मार्कशीट जाएगी तो स्कूल वाले उसे ठीक करवा देंगे। तो क्या बच्चा ये कहेगा कि नहीं आपने तो मुझे बता दिया था ये वैलिड रिजल्ट है, कि आपने तो वेबसाइट पे रिजल्ट पब्लिश कर दिया था। तो स्पेशली जब 12th का रिजल्ट आता है ना, नीचे एक लाइन लिखी जाती है कि ये जो ऑनलाइन रिजल्ट है सीबीएसई से चेंज कर सकती है, ये वैलिड 100% फाइनल रिजल्ट नहीं है, ओनली 0.01% चांस ही होता है, पर वो चेंज भी हो सकता है। तो एक्सेप्टेंस मतलब कि किसके थ्रू होनी चाहिए, ऑफिशियल चैनल के थ्रू। मान लो आप लोगों को मैसेज आए, आपको पता चले आपका कोई फ्रेंड है जो कि आईएसआई में जॉब करता है, वो आपको बता दे कि आपकी सीए क्लियर हो गई, आप सीए बन गए हो, उसने आपको कहता मैंने आपका रिजल्ट देख लिया आप सीए बन गए हो। पर जब आप ऑफिशियल मार्कशीट आए उसमें पता चले नहीं आपकी तो सीए क्लियर हुई नहीं, आप कोई केस कर सकते हो कि भाई इसने तो मुझे बोला था, आपने मेरा रिजल्ट चेंज कर दिया। क्या ये कम्युनिकेशन वैलिड कम्युनिकेशन है? कम्युनिकेशन किसके थ्रू होना चाहिए, ऑफिशियल चैनल के थ्रू। तो एक बार क्या हुआ, लेट से मैं किसी स्कूल में एज प्रिंसिपल इंटरव्यू देने गई। मान लो एसडी कॉलेज में मुझे पता चला कि प्रिंसिपल की पोजीशन वेकेंट है, मैं एसडी कॉलेज गई और मैंने बोला कि मैंने कॉलेज का प्रिंसिपल बनना है। मेरा इंटरव्यू लिया गया, एंड इंटरव्यू कंप्लीट होने के बाद मुझे बोला आप घर चले जाओ। तो एसडी कॉलेज में कोई एक ट्रस्टी है जो कि मुझे जानते हैं, उन्होंने मुझे बोला कि यानी आपको सिलेक्ट कर लिया गया है, 1-2 महीने में आपको हम ऑफिशियल लेटर भेज देंगे और उसमें आपकी सैलरी और सारी चीजें लिखी होंगी कि आपने एज प्रिंसिपल कब से ज्वाइन कर। पर बाद में जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उन्होंने कोई मिस्टर एक्स नाम के पर्सन को प्रिंसिपल बना दिया। तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट बन गया था, मुझे मेरे फ्रेंड ने बताया?
क्या ये वैलिड कम्युनिकेशन होगा? इट मस्ट बी थ्रू ऑफिशियल चैनल। ठीक है, हम एक्सेप्टेंस टॉपिक पढ़ रहे हैं। एक बार ना दोबारा मैं ऑफर टॉपिक भी रिवाइज करा रही हूँ। ऑफर टॉपिक में तीन चीजें पढ़ी हमने। ऑफर का मीनिंग, ऑफर के रूल्स और ऑफर के टाइप्स। मीनिंग में हमने 3 वर्ड पढ़े, SWI, when one person signifies to another his willingness to do something or not to do something with an intention to obtain assent of other party, he is said to have made an offer. फिर हमने पढ़े उसके रूल्स। उसका पहला रूल, देयर मस्ट बी इंटेंशन टू ऑब्टेन असेंट ऑफ अदर पार्टी। अगर वो इंटेंशन मिसिंग है तो वो ऑफर नहीं होगा, वो क्या होगा? इनविटेशन टू ऑफर। ऑफर पॉजिटिव भी हो सकता है, ऑफर नेगेटिव भी हो सकता है। देन थर्ड रूल हम लोगों ने पढ़ा, ऑफर में भी कंडीशन। ऑफर में कोई भी कंडीशन लगा सकते हो, अभी हमने उसकी केस स्टडी भी की। बट देयर कैन नॉट बी अ कंडीशन द नॉन कंप्लायंस ऑफ विच अमाउंट्स टू एक्सेप्टेंस। फिर हमने ऑफर की 4th कंडीशन पढ़ी आज, ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड। ऑफरी मस्ट हैव नॉलेज ऑफ ऑफर बिफोर एक्सेप्टेंस। लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त, जिसमें पर्सन का बेटा घर से भाग गया था। फिर हमने पढ़े ऑफर के टाइप्स, बड़े आसान, एक्सप्रेस, इम्प्लाइड, जनरल और स्पेसिफिक, क्रॉस और काउंटर ऑफर, और एक किया हमने स्टैंडिंग ऑफर। फिर हम आ गए अगले चार्ट के ऊपर 2 सबसेक्शन बी के वैलिड एक्सेप्टेंस क्या होती है। वैलिड एक्सेप्टेंस में हमने 3 चीजें पढ़नी है। वैलिड एक्सेप्टेंस का मतलब क्या होता है, वैलिड एक्सेप्टेंस की इंपॉर्टेंस क्या है, और वैलिड एक्सेप्टेंस के रूल्स क्या है। सबसे पहले वैलिड एक्सेप्टेंस की इंपॉर्टेंस सर विलियम एंसन ने एक मेटाफर के थ्रू बताई कि ऑफर ऐसे समझ लो कि एक इग्नाइटेड फ्यूल है, एक डब्बे में पेट्रोल पड़ा है, और जो एक्सेप्टेंस है वो लाइटेड मैचस्टिक है, जलती हुई माचिस की तिल्ली है। व्हेन बोथ ऑफ दीज मीट इट विल बर्स्ट एंड इट विल बी इरिवर्सिबल इन नेचर। ऑफर को एक्सेप्ट होने से पहले पहले तो तुम रिवोक कर सकते हो, पर ऑफर जब एक बार एक्सेप्ट हो गया उसके बाद कुछ नहीं हो सकता। फिर हमने पढ़ना शुरू किया कि ऑफर का मतलब क्या है। ऑफर के मतलब में हमने पढ़ा कि ऑफर मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। एब्सोल्यूट मतलब कंप्लीट होनी चाहिए एक्सेप्टेंस, एंड अनक्वालिफाइड मतलब अनकंडीशनल होनी चाहिए। अब हम लोग लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं एक्सेप्टेंस का, कि एक्सेप्टेंस के रूल्स क्या क्या है। पहला रूल हम लोगों ने पढ़ा, एक्सेप्टेंस कैन ओनली बी मेड बाय समवन टू हुम ऑफर इज मेड। जिसे ऑफर दिया था वही ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है। जनरल ऑफर, मैंने क्लास में सब लोगों को बोला कि जिस भी बच्चे के अकाउंट्स में 90 अबव मार्क्स आएंगे उससे 2000 रुपीज मिलेंगे, ये एक जनरल ऑफर है। इसे मेरी क्लास का कोई भी स्टूडेंट एक्सेप्ट कर सकता है। पर इसे क्या कोई और इंस्टीट्यूट का स्टूडेंट एक्सेप्ट कर सकता है? वो हमारी क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है ना। जनरल ऑफर था, एक स्पेसिफिक लोगों को दिया गया। अगर मैंने मुदित को बोला कि मुदित मैं तुम्हारा घर खरीदना चाहती हूँ 5 करोड़ में, तो ये ऑफर सिर्फ मुदित के लिए, ये एक स्पेसिफिक ऑफर है, इसे सिर्फ वही एक्सेप्ट कर सकता है। upheld in the case law Bolton versus Jones. Second, acceptance must be communicated. Acceptance को communicate करना जरूरी है। अगर मैंने अपने मन में कोई बात सोच ली या फिर किसी और तरीके से सामने वाले पर्सन को पता चल गई, मैंने नहीं बताई, मैं अभी सोच ही रही थी, फाइनल डिसीजन नहीं लिया था, किसी फ्रेंड ने, किसी ट्रस्टी ने, किसी और ने बता दी, तो वो वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं होगी। इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड एंड इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड थ्रू ऑफिशियल चैनल। ये हमें बात बताई गई इन द केस लो ब्रॉगटन वर्सेस मेट्रोपॉलिटन रेलवे कंपनी। तब समझ आया। थर्ड रूल, साइलेंस इज नॉट इक्वल टू एक्सेप्टेंस। थर्ड रूल में हमें बोला गया चुप रहने को एक्सेप्टेंस नहीं मान सकते। तो आप लोग बोलोगे पेपर में ना कई बार सिर्फ यही क्वेश्चन आ जाता है, कैन साइलेंस अमाउंट टू एक्सेप्टेंस, क्या चुप रहने को भी एक्सेप्टेंस मान सकते हैं? तो पहले हम उनको बोलेंगे यस मान सकते हैं। कई बार चुप रहने से भी एक्सेप्टेंस बन जाती है, क्योंकि इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट भी तो होता है ना इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। मैं गाड़ी से उतरी, किसी ने मेरा बैग उठा लिया और मैंने उसे रोका नहीं, तो मैं उसकी कुली की सर्विसेज ले रही हूँ, तो मैंने कुछ बोला तो है ही नहीं, चुप रहने से भी कॉन्ट्रैक्ट बन गया। तो कहते हैं कई बार चुप रहने से भी कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है, आपके एक्शंस के बेसिस पे, आपके कंडक्ट के बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है। पर मियर साइलेंस, मियर साइलेंस का मतलब आपने ना कुछ बोला ना ही कोई कंडक्ट किया, आपने कुछ भी नहीं किया, क्या फिर भी कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है? आंसर इज नो। मुझे किसी ने लेटर भेजा कि एनी अगर आपने 1 हफ्ते में जवाब नहीं दिया हम ये एज्यूम करेंगे कि आप अपनी गाड़ी बेचना चाहते हो 5 लाख में। मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया, क्या हमारे बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया? नहीं। मियर साइलेंस कैन नॉट अमाउंट टू एक्सेप्टेंस।
समझ आया सबको? तो एक बार क्या हुआ, लास्ट स्टोरी फॉर द डे, एक पर्सन ना घोड़ों का काम करता था। मिस्टर एफ का बिजनेस है, घोड़े सेल करता है वो, एंड हर संडे वो घोड़ों की ऑक्शन करता है। एंड उसने एक पर्सन को जॉब पे रखा हुआ है जो कि उसके बिहाफ पे ऑक्शन कंडक्ट करता है, ऑक्शनियर है। हर संडे पूरी सिटी को पता है, पूरे शहर को पता है कि इसके फार्म में जाएंगे और अच्छे अच्छे घोड़े वहां पे जाके खरीद सकते हैं, ऑक्शन हो रही होगी। तो मिस्टर एफ को उसके अंकल का फोन आया कि तुम्हारे पास जो व्हाइट कलर की हॉर्स है वो मैं खरीदना चाहता हूँ। तो मिस्टर एफ ने सोचा कि मैं अपने अंकल को ये घोड़ा ना गिफ्ट ही कर देता। उसने ऑक्शनियर को बोला कि इस घोड़े की ऑक्शन नहीं करनी, पर ऑक्शनियर भूल गया। उसने इस घोड़े की ऑक्शन कर दी एंड लेट्स से मुदित ने ये घोड़ा खरीद लिया। अब मुदित और अंकल के बीच में लड़ाई होगी। मुदित कहता है कि मेरा घोड़ा है, कि मैं तो ऑक्शन में गया था, मैंने बोला और मैंने प्राइस एक्सेप्ट किया, तो मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। अंकल कहते हैं कि मेरा घोड़ा है। आपके अकॉर्डिंग किसका होना चाहिए? किसका होना चाहिए ना, क्योंकि सिर्फ चुप रहने से कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। अंकल ने अपने मन में सोचा, अंकल ने अपने एम्प्लॉय को बोला कि घोड़ा मत सेल करना, बट मुझे तो गुड फेथ में जाके एक कस्टमर की तरह गुड्स खरीद रहे हैं, उसने ऑफर दिया, ऑक्शनियर ने एक्सेप्ट कर लिया, तो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट बन गया। तो यहाँ पे क्या प्रिंसिपल पता चला, दैट मियर साइलेंस डज नॉट अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। सिर्फ चुप रहने से कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। ये कहानी बताई गई फेल्ट हाउस वर्सेस बिंडले। जो घोड़ों का ओनर था उसका नाम था फेल्ट हाउस और उसके अंकल का नाम था बिंडले। मैंने अपने एम्प्लॉय को बोला, अंकल को तो नहीं कम्युनिकेट किया ना। मान लो मुझे मैसेज आया कि हम आपको अपना घर सेल करना चाहते हैं, मैंने अपने हस्बैंड से डिस्कस किया कि हम ये खरीद लेते हैं, क्या कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा? नहीं ना। जिस पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है उस कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी को बताना है। मैंने अपने ऑक्शनियर को, अपने एम्प्लॉय को बोला, एफ ने अंकल को नहीं बोला कि मैं आपको घोड़ा दे दूंगा। ठीक है, समझ आया सबको जी? एक बार बुक देख लेते हैं। आई होप कल आप सब लोग डाउट्स लेके आओगे। जो भी स्टूडेंट्स इनफ मोटिवेटेड नहीं है, कोई नया चमत्कार नहीं होगा आपको मोटिवेट करने के लिए, आपको खुद ही खुद को मोटिवेट करना है एंड अपना गोल ध्यान रखना है और गोल की तरफ बढ़ते रहना है। डिस्ट्रैक्ट होने के 100 रीजन आए, फिर भी बढ़ते रहना है। पढ़ने का तरीका सबको अच्छा लग रहा है? चार्ट फॉर्म में हम जिस तरीके से समराइज कर रहे हैं, पूरा लॉ का सिलेबस ऐसे ही सीक्वेंस में ही चलेगा। ऑनलाइन स्टूडेंट्स में प्लीज बताया करो, मुझे मैसेज करते रहा करो अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम आए। हाँ जी, तो पेज नंबर 22 से एक्सेप्टेंस टॉपिक शुरू हुआ। सबसे पहले उन्होंने बताया हमें डेफिनेशन कि एक्सेप्टेंस का मतलब क्या होता है। कहते हैं व्हेन द पर्सन टू हुम प्रपोजल इज मेड, जब किसी पर्सन को प्रपोजल दिया गया, और प्रपोजल मतलब ऑफर दिया गया, सिग्निफाइज हिज असेंट, उसने अपना असेंट दे दिया, तो मतलब कि प्रपोजल क्या हो गया? एक्सेप्ट हो गया। प्रपोजल जब एक्सेप्ट हो जाता है क्या बन जाता है? प्रॉमिस। उसका एनालिसिस उन्होंने इसी चीज को एक्सप्लेन किया। फिर सर विलियम एंसन के बारे में बताया। कहते ऑफर और एक्सेप्टेंस का वही रिश्ता है जो कि एक लाइटेड मैच स्टिक और ट्रेन ऑफ गन पाउडर, उन्होंने एक लाइटेड फ्यूल की जगह वर्ड यूज किया कि मान लो एक ट्रेन में गन पाउडर भरा हो। कहते जो इन दोनों का रिश्ता है ना, वही रिश्ता है ऑफर और एक्सेप्टेंस का, एक जैसा रिश्ता है। तो पूरी वो थ्योरी यहाँ पे एक्सप्लेन की जो हमने डिस्कस की। फिर उसके रूल्स बताए गए। एक्सेप्टेंस सिर्फ कौन दे सकता है? टू हुम इट इज मेड। कौन से केस में? बोल्टन वर्सेस जॉन, सेम जो केस हमने अभी डिस्कस किया। एक्सेप्टेंस एब्सोल्यूट और अनक्वालिफाइड होनी चाहिए। देन एक्सेप्टेंस को कम्युनिकेट करना जरूरी है। ब्रॉकडन वर्सेस मेट्रोपॉलिटन रेलवे कंपनी। बुक में और भी बहुत सारे केसेस आएंगे, सिर्फ हम जो केसेस पढ़ रहे हैं उतने ही सफिशिएंट है। अब ये रूल ना मैंने लिखवाया ही नहीं, अपने आप ही आप लोग इन्फर करो। एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन प्रिस्क्राइब्ड मोड। हमारे चार्ट में कहीं पे ये कवर्ड है डायरेक्टली इनडायरेक्टली? ऑफिशियल चैनल में नहीं, वहां नहीं कवर्ड। बताओ मुझे कहाँ पे कवर्ड? उन्होंने एक रूल बोला, क्योंकि मुझे कोई थ्योरी क्वेश्चन नहीं आना, मुझे केस स्टडी आनी है, तो अगर मुझे कोई क्वेश्चन आए इससे रिलेटेड आप क्या लिखोगे? कहते एक्सेप्टेंस प्रिस्क्राइब्ड मोड में होनी चाहिए।
मान लो मैं यूएस में किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रही हूँ, वो कहते हैं कि आप हमें सिर्फ ईमेल ही करोगे, पर मैंने उनको ईमेल नहीं किया, मैंने उनको लेटर पोस्ट कर दिया, क्या ये वैलिड एक्सेप्टेंस होगी? तो एक्सेप्टेंस प्रेस्क्राइब्ड मोड में होनी चाहिए। मैंने अपने नोट्स में ये कहाँ लिखवाया? एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है? कि उसकी सारी कंडीशंस माननी है, यही मतलब होता है ना। तो कहते हैं अगर उसने कोई प्रेस्क्राइब किया था मोड, आपको वो मोड फॉलो करना है, चाहो तो लिख लो, एब्सोल्यूट के साथ ही लिख लो, इसका कोई अलग मीनिंग नहीं है। एब्सोल्यूट कोई अलग तरीके से लिखा है उन्होंने कि प्रेस्क्राइब्ड मोड में होनी चाहिए। एक्सेप्टेंस एक वैलिड टाइम के अंदर होनी चाहिए, ये भी मैंने लिखवाया नहीं, पर ये भी तो एब्सोल्यूट में ही आ गया ना। अगर किसी ने बोला था कि एक्सेप्टेंस जो ऑफर है सिर्फ 30 सितंबर तक वैलिड है, तो 30 सितंबर तक ही मैं एक्सेप्टेंस दे सकती हूँ, है ना। एब्सोल्यूट में ही कवर हो गया प्रेस्क्राइब्ड मोड एंड टाइम। मियर साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस। तो ये जब क्वेश्चन आता है हमें दोनों बातें एक्सप्लेन करनी पड़ती हैं। पहले हम बोलते हैं कि नहीं, चुप रहने से भी कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, क्योंकि इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट एक्शन के बेसिस पे, कंडक्ट के बेसिस पर ही बनता है। फिर हम बोलेंगे कि नहीं, अगर मान लो कोई पर्सन कुछ बोल भी नहीं रहा, कोई कंडक्ट से भी कुछ नहीं शो हो रहा, फिर नहीं कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। तो उन्होंने उसकी जगह वर्ड लिख दिया मियर साइलेंस। ये हमें कौन से केस में बताया गया? पेल्ट हाउस वर्सेस बेनिफिट। फिर कहते हैं एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट, उसी पॉइंट को बाद में एक्सेप्ट क्लेम किया कि इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस क्या होती है। यहाँ पे जाके एक्सेप्टेंस टॉपिक खत्म हो गया। नेक्स्ट क्लास टुमारो वुड बी द लास्ट टॉपिक, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। फिर ये चैप्टर कंप्लीट होगा। एंड मंडे टेस्ट होगी मुझे या ट्यूसडे? कल कंप्लीट करेंगे हम इसे, ट्यूसडे ठीक है, कल इसे कंप्लीट करेंगे। मंडे में आपके डाउट्स लूंगी और आरएमएस की बुक के सारे क्वेश्चंस हम क्लास में डिस्कस करेंगे। ट्यूसडे आपका टेस्ट होगा, ठीक है। विल टेक 5 minutes break and then start accounts. Thank you, take care.